नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 85648096960609797523864455 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, स्टडी फॉर सिविल .सर्विसेज है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा @study for civil। आज के इस वीडियो में हम अपनी मेंस आंसर राइटिंग प्रैक्टिस की सीरीज को कंटिन्यू रखेंगे और एक नया मेंस के पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक क्वेश्चन के फॉर्म में कवर करेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और एक नए टॉपिक को क्वेश्चन के फॉर्म में समझते हैं। हमारा क्वेश्चन कह रहा है, इवैल्यूएट द रोल ऑफ क्विट इंडिया मूवमेंट इन द लिबरेशन ऑफ द कंट्री। देश की मुक्ति में भारत छोड़ो आंदोलन की भूमिका का मूल्यांकन कीजिए। हम अपने आंसर की शुरुआत करेंगे क्विट इंडिया मूवमेंट की लॉन्च डेट बताते हुए। हम बताएंगे कि भारत छोड़ो आंदोलन या अगस्त आंदोलन गांधी जी द्वारा 8 अगस्त 1942 को मुंबई के ग्वालियर टैंक मैदान द्वारा करो या मरो के आह्वान के साथ शुरू किया गया था। भारत छोड़ो आंदोलन के शुरू होने के कारण क्या क्या थे, तो हमने अपने पिछले वीडियो में समझा है। अगस्त ऑफर और क्रिप्स मिशन का फेलियर एक कारण बना। उसके अलावा ब्रिटिश सरकार भारत को पूर्ण स्वतंत्रता नहीं दे रही थी और अब इस टाइम पे भारतीय नेशनलिस्ट जो थे, इंडियन नेशनलिस्ट, वो पूर्ण स्वतंत्रता चाहते थे। तो उस पूर्ण स्वतंत्रता को पाने के लिए क्विट इंडिया मूवमेंट चलाया गया था। फिर द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान भारत की आर्थिक स्थिति पर बहुत ज़्यादा असर पड़ा था और लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके थे। तो आम जनता के अंदर भी बहुत आक्रोश भरा हुआ था, जिसे कि एक तरीके से चैनलाइज किया गया क्विट इंडिया मूवमेंट लॉन्च करके। इसीलिए क्विट इंडिया मूवमेंट के दौरान बहुत बड़े लेवल पर मास पार्टिसिपेशन देखने को मिला। फिर ब्रिटिश विरोधी भावनाएं उस टाइम पे काफ़ी ज़्यादा लोगों में आ चुकी थी, ये भी एक कारण बना। इसके अलावा जो क्विट इंडिया रेजोल्यूशन लाया गया था इंडियन नेशनल कांग्रेस द्वारा, उसके अंदर प्रोविजंस क्या क्या थे, प्रावधान क्या क्या थे। तो सबसे पहला प्रावधान था इमीडिएट एंड ऑफ ब्रिटिश रूल, ब्रिटिश शासन का तत्काल अंत। दूसरा था सभी प्रकार के साम्राज्यवाद और फांसीवाद से अपनी रक्षा के लिए स्वतंत्र भारत की प्रतिबद्धता की घोषणा, डिक्लेरेशन ऑफ कमिटमेंट ऑफ फ्री इंडिया टू डिफेंड इटसेल्फ अगेंस्ट ऑल काइंड ऑफ इम्पेरियलिज्म एंड फेसिज्म। यानी इंडिया अपने आप को खुद डिफेंड कर सकता है किसी भी इम्पेरियलिज्म और फेसिज्म के अगेंस्ट, और अब इंडिया को फ्री होना है पूरी तरीके से। फिर ब्रिटेन की वापसी के बाद अंतरिम सरकार का गठन, कि अब ब्रिटेन पीछे हट जाए, ब्रिटेन विड्रॉ कर ले इंडिया से और इंडिया में इंटरिम सरकार बन सके। फिर ब्रिटिश शासन के खिलाफ सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत, तो इसमें सविनय अवज्ञा आंदोलन भी लॉन्च किया गया था। फिर आंदोलन के दौरान गांधी जी ने लोगों को निर्देश दिए थे, जनता को निर्देश दिए थे, क्योंकि वो जानते थे कि अभी काफ़ी बड़ा मूवमेंट लॉन्च करने जा रहे हैं, तो उसमें लोगों को बताना ज़रूरी है कि उन्हें क्या करना है क्या नहीं करना है, क्योंकि इस टाइम पे उनके साथ बहुत बड़ी जनता जुड़ चुकी थी। तो आंदोलन के दौरान गांधी जी के निर्देश थे कि सरकारी कर्मचारी इस्तीफ़ा ना दें, सरकारी ऑफिसों से इस्तीफ़ा ना दें, बल्कि वो कांग्रेस के प्रति वफादार रहें। सैनिक अपनी सेना में रहें, सर्विस देते रहें, लेकिन जो उनके हमवतन सैनिक हैं या हमवतन हैं उन पर गोली ना चलाएं। फिर यदि जमींदार ब्रिटिश समर्थक हैं तो किसान उन्हें लगान ना दें। छात्र अपनी पढ़ाई तभी छोड़ें जब वो अपने अंदर, उनके अंदर आत्मविश्वास हो। उसके अलावा राजकुमारों को अपने लोगों की संप्रभुता को स्वीकार करना चाहिए, प्रिंसेस शुड एक्सेप्ट द सोवर्निटी ऑफ देयर पीपल। फिर रियासतों के लोगों को शासक का समर्थन तभी करना चाहिए जब वे ब्रिटिश विरोधी हों। तो ये सारे इंडिकेशंस दिए थे गांधी जी ने, सारे इंस्ट्रक्शंस गांधी जी ने दिए थे, और इसके बाद फिर उन्होंने क्विट इंडिया मूवमेंट लॉन्च किया था। क्विट इंडिया के मूवमेंट के अंदर एक्टिविटीज़ कौन कौन सी की गई थी हम समझेंगे। तो सबसे पहले ये मूवमेंट 3 चरणों में फैलाया गया था। पहला चरण शुरू हुआ था अर्बन इलाकों से, शहरी क्षेत्रों से, जहां पर हड़तालें की गई, बहिष्कार किया गया ब्रिटिश सामान का, धरने दिए गए, कर्मचारियों ने कारखानों में काम करने से इनकार करा और श्रमिकों ने भी इसमें आंदोलन में पार्ट लिया और उन्होंने कारखानों में काम करने से इनकार करा। और पहले चरण शुरू होते ही मूवमेंट के सारे बड़े बड़े लीडर्स, गांधी जी हो गए और बहुत जितने भी बड़े बड़े लीडर्स थे जो आगे आ रहे थे, जिन्होंने मूवमेंट चलाया था, कांग्रेस के सारे लीडर्स, सबको जेल में डाल दिया गया। तो आपको एक क्वेश्चन का आंसर बताना है कि इस टाइम पे गांधी जी को आगा खान जेल में डाला गया था।
क्विट इंडिया मूवमेंट के टाइम पे। लेकिन इससे पहले गांधी जी को एक बार किसी बहुत फेमस जेल है एक, जहाँ पे बार बार भेजा गया था, और गांधी जी से रिलेटेड उस जेल को म्यूज़ियम भी बनाने की बात कही जा रही है। तो वो जेल कहाँ पर है और कौन कौन से मूवमेंट के दौरान गांधी जी को उस जेल में भेजा गया था, ये आप नीचे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। फिर दूसरे चरण में ग्रामीण इलाकों में मूवमेंट काफ़ी तेज़ी से फैला। ग्रामीण इलाकों में किसानों ने विद्रोह किया, रेलवे लाइनों का विनाश किया उन्होंने, जो टेलीग्राफ्स थे, तार थे, तारों की लाइनों का उन्होंने विनाश किया, सरकारी भवनों का विनाश किया। तो बेसिकली जो भी सर्विस दे रही थी गवर्नमेंट, वो सारी सर्विसेज इस टाइम पे डिस्ट्रक्ट की गई, उन सारी सर्विसेज को तोड़ा गया, रेलवे लाइन्स उखाड़ी गई, टेलीग्राफ लाइन्स उखाड़ी गई और सरकारी भवन तोड़े गए, ये सब काम हुए। फिर तीसरा चरण थोड़ा सा वायलेंट हो गया था। वैसे तो क्विट इंडिया मूवमेंट गांधी जी ने यही सोच के लॉन्च किया था कि इसमें कोई भी वायलेंस नहीं होगी, क्योंकि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के बाद की वायलेंस देख करके वो काफ़ी डिसअपॉइंट हुए थे, तो अब नहीं चाहते थे कि उनके मूवमेंट की वजह से किसी भी तरीके की वायलेंस हो। तो उन्होंने इस मूवमेंट को नॉन वायलेंट मूवमेंट बनाने की कोशिश करी। लेकिन जब सारे बड़े बड़े लीडर्स जेल में चले गए, फिर लास्ट फेज़ में मूवमेंट की वायलेंस देखने को मिलती है। और लास्ट फेज़ में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो इस मूवमेंट की देखने को मिली वो थी बलिया, तुमलुक और सतारा में समानांतर सरकार यानी पैरेलल गवर्नमेंट बनी थी। बलिया में चित्तूर सिंह ने बनाई थी पैरेलल गवर्नमेंट, फिर तुमलुक ने जाति सरकार ने बनाई थी, और इस टाइम पे वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा साइक्लोन आए हुए थे, तो साइक्लोन रिलीफ के लिए ये एक सरकार काम किया करती थी। सतारा में प्रति सरकार बनी थी, जो ये जाति सरकार और प्रति सरकार ये नाम है उस टाइम पे जो पैरेलल गवर्नमेंट बनी थी उनके। तो कौन से नाम की पैरेलल गवर्नमेंट कहाँ बनी थी आपको याद रखना है, तुमलुक में जाति सरकार, सतारा में प्रति सरकार। फिर तीसरे चरण में कुछ जगहों पे हिंसा भी देखने को मिली थी। और कौन सी गतिविधियाँ हुई थी, तो काफ़ी सारी भूमिगत गतिविधियाँ इस दौरान हुई थी। उसमें सबसे फेमस नाम आता है उषा मेहता का। उषा मेहता ने भूमिगत रेडियो संचालित किया था पूरे मूवमेंट के दौरान, और इसमें ये पूरे तरीके से लोगों में भावना फैलाया करती थी राष्ट्रवाद की, ताकि मूवमेंट किसी भी तरीके से अब कमज़ोर ना पड़ने पाए, क्योंकि लीडरलेस हो गया था। तो लोगों में नेताओं में ये डर था कि जिस तरीके से लीडरलेस होने की वजह से स्वदेशी मूवमेंट धीरे से फेड आउट कर गया और सफल नहीं हो पाया, कहीं क्विट इंडिया मूवमेंट भी उसी तरीके से ना फेड हो जाए। तो इसीलिए उन्होंने लोगों तक अपनी बात पहुँचाए रखने के लिए, उन्हें जागरूक रखने के लिए अंडरग्राउंड रेडियो एक्टिविटीज़ चलाई। फिर उसी समय पे सुभाष चंद्र बोस ने देश के बाहर भारतीय राष्ट्रीय सेना और आज़ाद हिंद फौज का गठन किया था। भारत छोड़ो आंदोलन का महत्व क्या था, तो सबसे पहला महत्व था कि सरकार द्वारा भारी दमन के बावजूद ये पूरा मूवमेंट जारी रहा। जब ये मूवमेंट शुरू हुआ तो इस मूवमेंट की शुरुआत से ही सरकार ने, चाहे नेता हो, चाहे वुमेन हो, चाहे स्टूडेंट्स हों, मतलब किसी को भी नहीं छोड़ा। हर वर्ग के लोगों को, करीब 1 लाख लोगों को जेल में डाल दिया, और किसी भी तरीके से सरकार इस मूवमेंट का दमन करना चाहती थी और भरपूर कोशिश करी। लेकिन इस मूवमेंट की खास बात यही थी कि इतने ज़बरदस्त गवर्नमेंट सप्रेशन के बाद भी ये मूवमेंट जारी रहा और भारत को इसने आज़ादी दिला दी। और आप ये समझिए कि इस मूवमेंट के टाइम पे लोगों में जोश इतना था, चाहे बच्चे हों, बड़े हों, बूढ़े हों, सबने अपना हर तरीके से योगदान दिया। एक महिला थी मतांगनी हज़ारा, करीब 70 साल की उनकी उम्र थी, और जब गांधी जी इस मूवमेंट का प्रसार करने उनके गांव से निकले तो उनके अंदर बहुत जोश आ गया। इतनी 70 साल की एज में भी उन्होंने तिरंगा लिया, उन्होंने मार्च किया, और अपने ऊपर हज़ारों गोलियां उनको लगी, उन्होंने बहुत सारी गोलियां खाई और वो तिरंगा लिए लिए हाथ में उनकी डेथ हो गई। और ये एक केस नहीं है, बहुत सारे ऐसे केसेस आपको देखने को मिलेंगे। महिलाएं बहुत बढ़ चढ़ करके इस मूवमेंट में आगे आई थी, और उन्होंने भारत को आज़ादी दिलाने का जब पीक पहुंची थी तो महिलाओं ने अपना बहुत ज़बरदस्त योगदान दिया था। पर सरकार ने हर तरीके से रिप्रेशन करने की कोशिश करी, उन्होंने न बूढ़े देखे न बच्चे देखे, लेकिन उसके बावजूद अगर एक मरता तो दूसरा मूवमेंट को जारी रखता, तो ये मूवमेंट जारी रहा। फिर आंदोलन ने ब्रिटिश विरोधी भावनाओं को हवा दी थी। तो एक तरीके से मूवमेंट जब चला, उसके बाद जब आम लोग जुड़ने लगते हैं तो आम लोगों के अंदर ही उनको देख करके एक तरीके का जज्बा आता है, और वही हुआ कि जब आम लोग जुड़े, जब बच्चे बूढ़े अपने सीने पे गोली खा के मूवमेंट के लिए मर रहे हैं, तो आम लोगों के अंदर भी एंटी ब्रिटिश भावना आई। और जिस तरीके से सरकार ने इस पूरे मूवमेंट को डील किया, लोगों को मारा, जेल में डाला, कोई भी उसने डिफ्रेंशिएट नहीं किया बच्चे बड़े बूढ़ों के बीच में, तो और एंटी ब्रिटिश फीलिंग बढ़ती गई।
और इसने फाइनली इंडिया को आज़ादी दिला दी। फिर द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद आंदोलन ने भारत की स्वतंत्रता का नेतृत्व किया। तो जैसे ही वर्ल्ड वॉर 2 समाप्त होती है उस टाइम तक फिर उसके बाद होती है रॉयल इंडियन नेवी की म्यूटनी होती है, और वो फाइनल स्टेप था जिससे कि ब्रिटेन की सरकार को पता चल जाता है कि अब हम इंडिया पे और रूल नहीं कर सकते, तो अब इनको ट्रांसफ़र ऑफ पावर कर देना ही ठीक है। और वर्ल्ड वॉर 2 ख़त्म होने के करीब 2 साल बाद इंडिया को आज़ादी मिल जाती है। तो इसी के साथ हमारा ये टॉपिक ख़त्म होता है। अगले वीडियो में हम एक अगला मेंस पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट टॉपिक क्वेश्चन के फॉर्म में डिस्कस करेंगे। बने रहिएगा चैनल के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।